मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हमने कल समास की परिभाषा, समास विग्रह की परिभाषा, समास के प्रकार में दो प्रकार हम पढ़ चुके थे। पहला था अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यह 6 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे समास का तीसरा प्रकार। समास का तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। चलिए समझते हैं कर्मधारय समास होते क्या है। परिभाषा देखते हैं जैसे स्लाइड पर है। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेषण का विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है भाई, पहले ये देख लेते हैं। जैसे हमने 6वीं 7वीं में भी पढ़ा है, 8वीं में भी पढ़ा है। विशेषण होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगली बात समझ में कि जो संज्ञा की विशेषता, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हों उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला शब्द जो है वो विशेषण होगा। ठीक है, पहला वाला शब्द तो ऐसा होगा जो संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा, विशेषण शब्द होगा पहले पद पर। दूसरा वाला शब्द विशेष्य होगा। विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा की विशेषता ही बताई जा रही है। तो पहला वाला पद होगा विशेषण, जो शब्द विशेषता बताएगा। दूसरा जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी संज्ञा होगा। इतना क्लियर है? एक बार और समझते हैं। पहला वाला पद होगा विशेषण, जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाएगी। दूसरा होगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला पद में जिसकी विशेषता बताई जाएगी, ये होगा। ठीक है, अब इसी को ही हम उपमान और उपमेय भी कहते हैं। उपमान मतलब जिस शब्द के माध्यम से उसकी उपमा दी जा रही हो, ठीक है, या विशेषता बताई जा रही है। उपमेय जिस शब्द की उपमा दी जा रही हो, है ना, उसको उपमेय। चलिए कुछ उदाहरण समझते और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। पहला है नील कमल। ठीक है, जैसे हमारे नाम आ गया है। दूसरा शब्द है, पहला शब्द है नील कमल। अब इसको अलग अलग देखें तो क्या होगा? एक शब्द है नील, दूसरा है कमल। ठीक है, तो नील मतलब क्या होगा? नीला। अब कमल की विशेषता बताई जा रही है, ऐसा कमल जो नीला हो। ठीक है, नील है जो कमल, या जो कमल नीला है। तो कमल के फूल की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि कमल का फूल जो है नीला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, नीला है मतलब विशेषता बताया जा रहा है। दूसरा है कमल, संज्ञा है, फूल जो है वो संज्ञा है। चलिए दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। महापुरुष। ठीक है, दूसरा है महापुरुष। महान है जो पुरुष, है ना। अब यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि विशेषण शब्द क्या है? महान। महान जो है विशेषण होता है, विशेषता बताता है ना, कि वो पुरुष महान है जिसे महापुरुष कहा जा रहा है। ठीक है, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताने वाला शब्द है महान। महान है विशेषण। ठीक है, पहला वाला पद। दूसरा है पुरुष, जो उत्तर पद है या बाद का पद है, वो विशेषण है, विशेष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। पीतांबर। क्या है? पीतांबर। पीतांबर, इसको अगर अलग अलग करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीत धन अंबर। पीत का मतलब हो गया पीला, अंबर का मतलब हो गया कपड़ा, वस्त्र। ऐसा वस्त्र जो पीला हो, है ना, पीला है जो वस्त्र। यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषता क्या है? पीलापन, कि कपड़ा जो है वो पीला है। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मधारय समास में
पहला वाला पद हमेशा 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 विशेषण होगा जो दूसरे वाले पद की विशेषता बताएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था उदाहरण में नील कमल, नील जो है वो विशेषता बता रहा है कमल की। महापुरुष, महान, महान जो है वो विशेषता बता रहा है पुरुष की। तीसरा देखा था पीताम्बर, पीला जो है वो विशेषता बता रहा है कपड़े की। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला समास देखते हैं, चौथे नंबर पर है द्विगु समास। अगला है द्विगु समास। परिभाषा देखते हैं, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। द्विगु का मतलब होता है संख्या, द्विगु पर्यायवाची शब्द है संख्या का। ठीक है, तो द्विगु का मतलब होता है संख्या। अब ऐसे शब्द जिसमें पहला वाला पद संख्यावाचक होगा, जैसे दो पद होते ही हैं समास में, एक पहला पद एक दूसरा पद बाद वाला पद, तो पहले वाला पद में संख्या आएगी, दूसरा वाला शब्द कुछ भी हो सकता है। जैसे कि नवरत्न, क्या होगा नवरत्न, नव मतलब क्या होगा 9, 9 है ना, जो है 9 संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको नव बोलते हैं। ठीक है, तो वो संख्या हो गई। रत्न मूंगे मोटी जो भी है, तो नवरत्न, ये हो गया हमारा द्विगु समास। अगला देखते हैं त्रिभुवन, क्या होगा त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। त्रि मतलब होता है 3, भुवन मतलब भवन, तो 3 भवन का समूह, जहाँ पर जो बिल्डिंग 3 तरफ से बनी हुई हो, है ना, या जहाँ पर 3 बिल्डिंग बनी हुई हो, जहाँ 3 भवन बने हुए हो, उस समूह को क्या बोलते हैं त्रिभुवन। अगला देखते हैं पंचवटी। पंचवटी, वटी मतलब पेड़ पौधे भी होते हैं, पंच मतलब 5, जहाँ पर 5 पेड़ पौधे एक साथ में लगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी हो। ठीक है, तो या वट मतलब पेड़ भी होता है। ठीक है, और वट जहाँ पर 5 पेड़ एक साथ लगे उसको क्या बोलते हैं पंचवटी। ठीक है, जहाँ पर 5 वृक्ष एक साथ लगे उसे बोलते हैं पंचवटी ना। तो पंच क्या हो गया यहाँ पर संख्या हो गई, है ना, महत्वपूर्ण इसमें संख्या है। बाकी ग्रुप बने या नहीं, समूह बने या नहीं बने, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सबसे पहला नियम यही है कि पहला वाला पद आपका संख्या होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, इसमें गिनती होनी चाहिए, तो वह आपका संख्यावाचक होता है या द्विगु समास होता है। चलिए अगला देखते हैं, 5वें नंबर पर है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है विरोध करना या लड़ाई करना या विवाद करना। ठीक है, जहाँ पर विवाद में दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, लड़ाई में दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं, कोई किसी से हार नहीं मानता है। ठीक है, तो वो चीज नियम यहाँ लागू होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद बराबर हो, दोनों पद महत्वपूर्ण हो, कहीं भी किसी का महत्व कम नहीं हो रहा हो, कहीं किसी दूसरे पद का महत्व ज़्यादा नहीं हो रहा हो, तब की स्थिति में होता है द्वंद्व समास। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समास करते समय और का लोप हो जाए, यहाँ पर और जो है वो योजक शब्द होगा। ठीक है, उस योजक शब्द का लोप हो जाए, लोप मतलब गायब हो जाए, हट जाए। ठीक है, वहाँ से हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं लोप होना। तो और शब्द का लोप हो जाए तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे नर नारी, है ना, नर और नारी। अब नर भी प्रधान है, नारी भी प्रधान है। नर के बिना नारी अधूरी है, नारी के बिना नर अधूरा है। दोनों ही सृष्टि की रचना है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों ही प्रधान है। ठीक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी का भी महत्व कम नहीं है, दोनों ही पद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा नर और नारी, अगर यहाँ से नर और नारी से और शब्द को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा नर नारी, तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। और देखते हैं लाभ हानि। व्यापार में दोनों ही जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को लाभ ही लाभ हो रहा हो। ठीक है,
अब किसी को लाभ हो रहा है तो किसी को तो हानि हो ही रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों के बिना व्यापार नहीं चल सकता। तो इसे क्या कहा गया है, द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रधान है, दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों ही जरूरी है, दोनों ही प्रधान है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों ही का मतलब दोनों पद, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। अब हमने पहला देखा था नर और नारी, तो इसमें नर पहला पद है, नारी दूसरा पद, लेकिन दोनों ही समान है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। दूसरा देखा था लाभ और हानि, तो लाभ भी महत्वपूर्ण है, हानि भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है, दोनों पदों की प्रधानता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। और देखते हैं भूख प्यास, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है किसी को भूख लगी, किसी को प्यास लगी हो और वो खाना खाता जाए, पानी पिए ही नहीं, या किसी को प्यास लगती ही नहीं हो, भूख ही भूख लगती हो, या किसी को भूख नहीं लगती हो, प्यास ही प्यास लगती हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। दोनों ही प्रधान होते हैं, भूख भी जरूरी है, प्यास भी जरूरी है, ठीक है। शरीर के लिए भूख भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्यास है। तो दोनों ही पद यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है, दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सीधा सा अर्थ है कि दोनों ही पद, पहले पद और दूसरे पद में कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं हो, दोनों ही पद समान हो, दोनों की आवश्यकता जरूरी है। जैसे कि एक और उदाहरण देते हैं, भाई बहन, जितनी जरूरी बहन है उतना ही जरूरी भाई भी है, ठीक है। जितना जरूरी भाई है उतना ही जरूरी बहन भी है, दोनों के बिना घर सूना लगता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा। एक और उदाहरण देते हैं, माता और पिता, ठीक है। जितने जरूरी माता है उतने ही जरूरी पिता भी है, दोनों ही जरूरी है। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। दोनों का अपना अपना महत्व होता है। तो इसे कहते हैं द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए अंतिम समास देखते हैं हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला समास है हमारा बहुव्रीहि समास। बहु का मतलब है बहुत सारा। चलिए आगे देखते हैं इसका तीन। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। परिभाषा बता रही है हमें कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, न तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा पद प्रधान होगा, एवं दोनों पद मिलाकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। पहला वाला पद दूसरा वाला पद दोनों ही पद किसी और संकेत कर रहे हो, है ना, किसी और संकेत कर रहे हो, है ना, कहीं और अर्थ निकाल रहे हो, कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। एक बार और समझते हैं परिभाषा को, और ध्यान से समझते कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा पद प्रधान होगा, जबकि कोई तीसरा शब्द प्रधान होगा, ठीक है ना, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट होता है ना, जिसका पेट लंबा होता है। जैसे भगवान श्री गणेश, भगवान श्री गणेश का पेट जो है लंबा होता है, तो यहाँ पर संकेत भगवान श्री गणेश की तरफ किया गया है। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीला है जिसका कंठ, है ना, किसका होता है नीला कंठ, भगवान श्री शिव का, भगवान शंकर का, ठीक है ना। उन्होंने जहर को अपने गले में रोक के रखा था, तो उनको नीलकंठ भी कहते हैं। एक और उदाहरण देखते भाई, निशाचर, चर का मतलब होता है विचरण करने वाला, निशा मतलब रात्रि, निशाचर जो रात में विचरण करता हो उसको क्या बोलते हैं, निशाचर मतलब राक्षस, ठीक है। तो ये उदाहरण थे हमारे बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोग कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, आज का वीडियो भी देख लीजिएगा, और सारे समास को अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखिएगा, सारे उदाहरण अपनी कॉपी में व्यवस्थित
लिख लीजिएगा। यही सब चीज़ें आपको टेस्ट में पूछी जाएंगी और कुछ उदाहरण और भी अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।